अगर रामजीलाल सुमन दलित न होते, अगर उन्हीं की बिरादरी के होते तो हमला करते ही नहीं। और मैंने जो कहा था वे कड़ी सच्चाई है, ऐतिहासिक संदर्भ है उसका। पहले से ही इसके ऊपर एक्शन लिया जाता तो ये बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। भारतवंशियों को आप गद्दार तय करेंगे, इस तरह का आप बयान देंगे तो आपको तुरंत माफी मांगनी चाहिए थी। वो अलग बात है कि आप इस बयान के बाद माफी के भी काबिल नहीं बचे थे। आज हमें बात करनी चाहिए उस रिसर्च के बारे में जिसने मंगल ग्रह के मिशन के बारे में हमारी चिंताएं बढ़ाई हैं। वैज्ञानिकों ने कहा मंगल पर मिलने वाली धूल के चलते, उसके कणों के चलते अंतरिक्ष यात्रियों की जान पर खतरा बन सकता है। वैसे बात इस पर भी हो सकती थी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कमाल के टेलीस्कोप यूक्लिड ने क्या किया। इसने 2.5 करोड़ से ज्यादा आकाश गंगाओं की तस्वीरें खींचकर अंतरिक्ष की रिसर्च को बढ़ावा देने का काम किया। उधर चीन के वैज्ञानिक, उन्होंने सुअर के लीवर को मनुष्यों में ट्रांसप्लांट करने में सफलता हासिल की। एक नई एंटीबायोटिक के बारे में भी बात हो सकती थी जो उन बैक्टीरिया को भी खत्म करने में सक्षम है जो किसी और एंटीबायोटिक दवा के प्रति रेजिस्ट करने में, यानी उसका प्रतिरोध करने में सक्षम हो चुके हैं। कितना कमाल हो रहा है दुनिया भर में, विज्ञान की दुनिया में। लेकिन साहिबान, हमारे देश में अलग ही चलन है आहत होने और आहत करने का। हमें अतीत से फुर्सत मिले तो हम भविष्य की रूपरेखा बनाएं और उसके लिए वर्तमान में जतन करें। हमारे देश में कोई भी कभी भी इतिहास के पन्नों में दफन एक शख्स को निकाल ले आता है, देता है एक बयान, आहत कर देता है हजारों की भावनाएं, और भावनाएं भी छोटी चोटिल हो जाती हैं। भीड़ सड़कों पर निकल आती है, तोड़फोड़ होती है, लॉ एंड ऑर्डर, सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शब्दावली में दर्ज एक बयान और उसके बाद कुछ कागजी खाना पूर्ति। एक हफ्ते पहले तक बात औरंगजेब पर हो रही थी और अब हो रही है राणा सांगा पर, और फिर से 2 राजनीतिक दल आमने सामने हैं। तो हमने सोचा ठीक है, इतिहास को रेदना है तो उसको भी वैज्ञानिक सम्मत ढंग से कुरेदते हैं साक्ष्यों के साथ, और जानते हैं कि राणा सांगा की असली कहानी क्या है। क्या इस आरोप में कोई सच्चाई है कि उन्होंने बाबर को हिंदुस्तान आने का न्योता दिया था, या सत्य ये है कि उन्होंने बाबर को धूल चटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। इतिहासकार और किताबें क्या कहते हैं, इन सवालों के जवाब आज ढूंढेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। राणा सांगा विवाद में इतिहास की तरफ चलें उसके पहले हाल फिलहाल का रिकैप करते हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये हैं करणी सेना के लोग जो 26 मार्च के दिन राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के आगरा स्थित घर पहुंचे। कम से कम 1000 लोगों की भीड़ ने सपा सांसद के घर पर हमला किया, फर्नीचर में तोड़फोड़ की, दर्जन भर गाड़ियों को तोड़ा, घर में घुसने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। जब ये सब हो रहा था उस समय सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आगरा में ही थे, पास में एक कार्यक्रम में। बहरहाल पुलिस ने हालात बिगड़ते देख लाठीचार्ज किया, कई थानों की फोर्स लगी और तब जाकर फसाद करती भीड़ को काबू किया जा सका। इन लोगों का कहना था कि सपा सांसद ने सिसोदिया वंश के राजा राणा सांगा का अपमान किया है। दरअसल 21 मार्च को संसद में रामजीलाल सुमन ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा था कि अगर भाजपा के लोग कहते हैं कि मुसलमान बाबर के वंशज हैं तो आप लोग राणा सांगा के वंशज हैं, जो कि एक गद्दार था। सांसद रामजीलाल ने तर्क दिया कि राणा सांगा ने ही इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत में बुलाया था। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। भाजपा ने सपा सांसद के इस बयान का विरोध शुरू किया और कहा कि ये हिंदू समुदाय का अपमान है, और फिर विरोध की आंच करणी सेना तक गई। करणी सेना के लोगों ने इसे
राणा सांगा के अपमान से जोड़ा। दो मुद्दे हैं हमारे, बहुत प्रमुखता से आपको बता दूं। पहली बात तो हमारे पूर्वजों पे जिस तरीके की टीका टिप्पणी हो रही है, अब इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब किसी माफी का इंतजार नहीं किया जाएगा। पहला मुद्दा तो ये है कि इन बातों से सामाजिक वैमनस्यता फैलती है, और दूसरा मुद्दा ये है कि जब हमारे करणी सैनिक शांतिपूर्ण ढंग से उनके यहाँ प्रदर्शन करने गए थे, जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उसमें उनके घर से पत्थरबाजी की गई। रामजीलाल सुमन के घर से वो वीडियो है, तमाम वीडियो मौजूद है, आप फेसबुक पे सोशल मीडिया पे देख लीजिएगा, तमाम चैनल में चला है। उनके यहाँ से पत्थरबाजी पहले की गई, और उसके बाद इस तरीके का आरोप लगाना राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कि क्या कहते हैं, ये हमला वो हमला कोई जात बिरादरी देख के नहीं किया गया। वो शब्द अगर रामजीलाल सुमन की जगह किसी पांडे जी ने भी कहा होता, किसी सिंह साहब ने भी किया होता, तो हम लोग ये काम करते ही करते। सपा सांसद के घर पर हुए हमले पर पुलिस कार्रवाई भी हुई। आगरा में सपा सांसद जी के एक बयान से आक्रोशित होकर आज करणी सेना के नेतृत्व में कुछ लोग यहाँ बवाल करने आए हुए थे। पुलिस टीम ने जगह जगह बैरिकेडिंग करके इनको रोकने की योजना बनाई और इनको अलग अलग जगहों पे रोका गया। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। इनके आवास पे जो पुलिस टीम लगी हुई थी, वहां पे भी कुछ लोग अपनी पहचान छुपा के और इधर उधर से बचते हुए पहुंचे हैं, और इन्होंने माननीय सांसद जी के आवास पे पत्थर मारे हैं, तोड़फोड़ करी है, जिसका पुलिस ने न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए इन लोगों को पकड़ा है, रोका है और खदेड़ा है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सपा प्रमुख और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, सपा मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही। फिर आज का दिन यानी 27 मार्च संसद बैठी। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने रामजीलाल सुमन के घर पर हुए हमले पर चर्चा की मांग की। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन सभापति जगदीप धनखड़ ने इस मांग को ठुकरा दिया। संसद के बाहर रामजीलाल सुमन ने पत्रकारों को बयान दिया, मैं माफी नहीं मांगने वाला, मैंने जो कहा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कहा। वो माफी की मांग कर रहे हैं आपसे। कई बात की माफी? किस बात की माफी? एक ऐतिहासिक संदर्भ है, मैंने उसका हवाला किया, माफी किस बात की? और मैं फिर अपनी बात को दोहराना चाहता हूँ, एक संसद में एक परंपरा है, इस शुक्रवार के दिन राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर चर्चा हो रही थी जी। मैंने उस समय बात की और लगता है उनको कुछ असंसदीय है, तो विधान सभापति जी को अधिकार है या पीठासीन अधिकारी को अधिकार है कि उसको प्रधान से निकाल दे। माफी किस बात? भी मानते हैं कि उधर समाजवादी पार्टी के ही नेता रामगोपाल यादव ने ये बयान दिया कि रामजीलाल सुमन को क्या इसलिए लक्ष्य किया जा रहा है कि वो दलित समाज से हैं। सामंतवादी मनोवृत्ति जो है इस तरह से पनप रही है, और ये तो रामजीलाल सुमन के ऊपर हमला हुआ है। अगर रामजीलाल सुमन दलित न होते, अगर उन्हीं की बिरादरी के होते, तो हमला करते ही लोग। ये पूरे पीडीए पर और दलित समाज के ऊपर हमला है। समाजवादी पार्टी इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। ईद के तत्काल बाद हमें अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे प्रदेश में आंदोलन चलेगा। राज्यसभा से इतर लोकसभा में मेवाड़ से आने वाली भाजपा की सांसद महिमा कुमारी ने कहा कि जब रामजीलाल सुमन ये बोल रहे थे तभी विरोध हो जाता तो ये नौबत नहीं आती। उन्होंने 2 बार इब्राहिम लोदी को हराया था और 1 बार उन्होंने बाबर को भी हराया था, और उनके शरीर में 80 घाव थे और उन्होंने लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी थी। तो मेरा यही कहना है कि बिना अगर आप इतिहास के बारे में जानते नहीं हैं तो उसके बारे में आप बिल्कुल भी बात ना करें। जिसका भी मन आता है कोई भी इतिहास के किसी भी का नाम लेकर, चाहे मीरा माँ हो, चाहे पद्मिनी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, उनके बारे में ऐसा बोलते हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब ये बात राज्यसभा में उठी थी तो सांसद लोगों को इसके खिलाफ बोलना चाहिए था। क्योंकि अभी मैं देख रही हूं कि कुछ लोग मुझसे बोल रहे हैं कि लोगों ने कानून को हाथ में ले लिया है। अगर पहले से ही इसके ऊपर एक्शन लिया जाता तो ये बात यहां तक नहीं पहुंचती। संसद से इतर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी सपा कार्यकर्ताओं ने अपने सांसद पर हमले का विरोध किया और ये दृश्य जन्मे।
फिर भाजपा नेताओं को मौका मिला। एक बार फिर से सपा नेता पर निशाना साधने का कहा। राणा सांगा पर टिप्पणी से भावनाएं आहत हुई हैं। आप औरंगजेब का महिमा मंडन करिए, आपके डीएनए में है समाजवादी पार्टी के। आप बाबर का करिए, आप मानेंगे नहीं, क्योंकि तुष्टीकरण के लिए आप काम कर रहे हैं, एक वर्ग के वोट बैंक को अपने पाले में डालने के लिए। आप कुछ भी करिए, लेकिन आप देश के गौरव, भारत के गौरव, महाराणा, महापराक्रमी, सूरवीर, योद्धा राणा सांगा, उन पर आप टिप्पणी करेंगे, और वो भी टिप्पणी इस तरह की कि राणा सांगा गद्दार थे, राणा सांगा के जो मानने वाले हैं हम सब लोग गद्दार हो गए। आज भारतवंशियों को आप गद्दार तय करेंगे, इस तरह का आप बयान देंगे, तो आपको तुरंत माफी मांगनी चाहिए थी। वो अलग बात है कि आप इस बयान के बाद माफी के भी काबिल नहीं बचे थे। और सिर्फ मेवाड़ का विषय नहीं, पूरे देश का विषय है। कोई भी तुष्टीकरण के चक्कर में छोटी मानसिकता लेकर महापराक्रमी योद्धाओं के लिए इस प्रकार की बातें करता है तो निश्चित रूप से निंदनीय है, और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। शायद उनके ध्यान में नहीं आया होगा कि दौलत खां के आमंत्रण पर बाबर भारत आया था और इब्राहिम लोदी को 2-2 बार धूल चटाई थी, और बाबर को भी युद्ध में हराया था। राणा सांगा एक ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने 100 युद्ध लड़े, 100 के 100 युद्ध जीते। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मांग है कि कुछ लोग हैं जो तुष्टीकरण के चक्कर में, ये वही लोग हैं जो अयोध्या नहीं जाते और बाबर की कब्र को धोखने जाते हैं। That's the power of the statue. ये तो राजनीति की बात हुई। अब इतिहास का रुख करते हैं और उस दृष्टि से जानते हैं इस पूरे विवाद को। और इसके लिए आपको 3 पात्रों को समझना होगा। इनके नाम राणा सांगा, इब्राहिम लोदी और बाबर। मेवाड़ के राजा रायमल और रानी रतन कुंवर को साल 1482 में तीसरा बेटा हुआ, नाम रखा संग्राम सिंह। उनके 2 बड़े भाई थे, पृथ्वीराज और जयमल। आगे चलकर तीनों में गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। इस दौरान संग्राम सिंह की एक आंख फूटी और बाकी दोनों भाई मारे गए। 1508 में राजा रायमल की मौत के बाद संग्राम सिंह को मेवाड़ की गद्दी मिली और उनका नाम पड़ा राणा सांगा। वो 1528 में अपनी मृत्यु तक मेवाड़ के शासक रहे। ये तो राणा सांगा की पृष्ठभूमि हुई। अब इब्राहिम लोदी को समझते हैं। क्रिश्चियन मेबल डफ की किताब है क्रोनोलॉजी ऑफ इंडिया। इसमें लिखा है, साल 1517 का समय था। दिल्ली में लोदी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी का राज था, लेकिन इस समय साम्राज्य अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था और इनकी सत्ता अलग अलग लोग संभालते थे। इब्राहिम के पहले सिकंदर लोदी का शासन था और एक किस्म की विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी, लेकिन इब्राहिम चाहता था कि उसके राज की छोटी छोटी रियासतें, उनकी शक्तियां कम हों और वो उसकी छतरी के नीचे उसके केंद्रीय शासन के तहत आए। इब्राहिम की ये नीति थी जिसका विरोध हो रहा था। सिकंदर लोदी का मैंने आपको बताया कि जागीरों पर किस तरह से नियंत्रण बनाया था। इब्राहिम ने जब ये हरकतें शुरू की तो अफगान लड़ाकों समेत कई रजवाड़े उनके विरोध में आ गए, लेकिन इन सब के चलते सत्ता का संतुलन बिगड़ने लगा। इब्राहिम लोदी की मुखालफत करने के लिए सबसे पहले उनके परिवार के लोग ही आगे आए और जब अफगान मूल के लोगों को हटाकर इब्राहिम लोदी ने अपने विश्वास पात्रों को बैठाया तो एक पूरा गुट असंतोष की आंच से भर गया। इसके अलावा उसके 2 चाचा थे जिन्होंने विरोध जताया, जौनपुर के राजा आलम खान लोदी और पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी। जब ये सब हो रहा था तब नक्शे के हिसाब से थोड़ी दूर पर बसे उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान में एक मुगल शासक की कहानियां गूंज रही थी। इसका नाम जियाउद्दीन मोहम्मद बाबर। 12 साल की उम्र में उज्बेकिस्तान के फरगना का राजा बना और 1504 में फरगना गंवाकर फिर काबुल पर कब्जा कर पाया। इतिहासकार सतीश चंद्र अपनी किताब मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बताते हैं, कई हमलावरों की तरह बाबर भी भारत की बेपनाह दौलत के कारण आकर्षित हुआ। काबुल में बैठे बाबर को कई बार लगता था कि उस पर कभी भी पड़ोसी देश उज्बेक के राजा हमला कर सकते हैं। ऐसे में फौज की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। वो भारत को शरण के लिए अच्छा स्थान और उज्बेकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उपयुक्त आधार मानता था। बाबर ने 1505, 1507 और 1519 में 3 दफ़ा भारत पर हमला किया, लेकिन वो नाकाम रहा। उसे फिर से एक मौके की तलाश थी।
अब आपने इस कहानी के तीनों पात्रों का मूलभूत परिचय जाना। अब यहाँ से वो कहानी शुरू होती है जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई का जिक्र आता है। साल 1519, इस साल राणा सांगा ने मालवा के राजा महमूद खलजी द्वितीय को युद्ध में हराया, बंधक बनाया, राज्य के एक बड़े हिस्से पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और इस पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए राणा सांगा ने अपने खास मेदनी राय को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। चंदेरी बनी इसकी राजधानी। किताब मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के मुताबिक सांगा के इस कदम ने दिल्ली में बैठे इब्राहिम लोदी की पेशानी पर बल डाल दिया। वो मालवा पर कंट्रोल चाहता था, लेकिन सांगा मजबूत थे। इसके परिणाम स्वरूप 1519 में राणा सांगा और लोदी में युद्ध हुआ। ये युद्ध राजस्थान के धौलपुर में हुआ, जिसे बैटल ऑफ धौलपुर भी कहा जाता है। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और उसकी फौज पीछे हट गई। इस युद्ध में ही राणा सांगा को अपना एक हाथ गंवाना पड़ा और पैर में भी तीर की वजह से जख्म हो गया। अब यहाँ पर मंजर में एंट्री होती है बाबर की। वो भारत कैसे आया, इसको लेकर दो तरह के तर्क दिए जाते हैं। कुछ मत अलग, कुछ अलग। एक मत ये कहता है कि राणा सांगा ने एक रणनीतिक चाल के तहत बाबर को दिल्ली पर हमले के लिए उकसाया, पर दूसरा मत कहता है कि बाबर को ये न्योता पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी ने दिया था। अब जरा साक्ष्य खंगालते हैं कि है क्या। सबका मकसद एक, इब्राहिम लोदी को हराया जा सके। अब राणा सांगा और बाबर का जो जिक्र है वो सिर्फ एक किताब में मिलता है और वो है बाबर का आत्मकथ्य बाबरनामा। बाबरनामा के मुताबिक राणा ने इस योजना के बारे में बात करने और अपनी शुभकामनाओं का यकीन दिलाने के लिए एक दूत भेजा था। उस दूत ने कहा था कि एक तरफ से बाबर दिल्ली के करीब आए, दूसरी तरफ से राणा सांगा की सेना आगरा की ओर बढ़े। बाबरनामा में बाबर ने राणा सांगा के बारे में लिखा भी है। क्या लिखते हैं बाबर? हिंदुस्तान में राणा सांगा और दक्कन में कृष्णदेव राय से महान शासक कोई नहीं है। वहीं सतीश चंद्र अपनी किताब मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एक और व्यापक घटनाक्रम सामने रखते हैं। 1520-21 में पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी ने एक प्रतिनिधिमंडल बाबर से मिलने भेजा। वो अपने भतीजे इब्राहिम लोदी की सत्ता से खुद को स्वतंत्र करना चाहता था। इस प्रतिनिधिमंडल ने बाबर को भारत आने का न्योता दिया, सुझाया कि वह निरंकुश इब्राहिम लोदी को सत्ता से हटाए। इतिहासकार सतीश चंद्र आगे कहते हैं, लगता है कि इसी समय राणा सांगा का एक संदेशवाहक भी बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण देने पहुंचा। इन प्रतिनिधिमंडलों ने बाबर को विश्वास दिलाया कि पूरे पंजाब की विजय का अवसर आ चुका है। इस बात को लेकर दो अलग अलग किस्म के पक्ष हैं। इतिहासकार यदुनाथ सरकार किताब मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि बाबर को राणा सांगा से कोई आमंत्रण नहीं मिला था, वो सिर्फ अपनी आकांक्षाओं की वजह से आया था। वहीं इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा लिखते हैं, असल में बाबर ने राणा सांगा की मदद मांगी थी ताकि लोदी को हराया जा सके। राणा सांगा इसके लिए शुरू में तैयार हुआ, लेकिन बाद में शायद मेवाड़ दरबार में सलाहकारों की तरफ से इसका विरोध होने पर राणा सांगा ने अपने कदम पीछे खींच लिए। मेवाड़ के साइड से हमें कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है कि ऐसा हुआ। हमें एक तरह से ये जो आप कहोगे कि एक तरफा कुछ मिला है। अब वो एक तरफा जो है वो जितनी बार आप दोहराओगे वो लोगों के मन में बात बैठ जाती है। तो इसलिए हम भी जानना चाहते हैं ना कि क्या हुआ था। तो यदि कोई दूत गया होता तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होना चाहिए। हाँ, कहानियां हैं बाद के समय की, और 19वीं शताब्दी में आते आते मेवाड़ के लेखकों ने भी कुछ टिप्पणी करी है कि भाई ऐसा नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं हुआ है इसलिए लिखा होगा क्योंकि ऐसा उनके सुनने में आया होगा ना कि कुछ इस तरह की बात उठी है कि राणा सांगा की तरफ से कोई दूत गया था। अब आते हैं साक्ष्य है कि नहीं है। ये तो क्लियर हुआ कि मेवाड़ के साइड से नहीं है। अब आप कहोगे डिस्ट्रॉय हो गया, संभव है। मेवाड़ पे भी चित्तौड़ पे आक्रमण हुआ। इनके पोते राणा प्रताप क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र में उनको पलायन करना पड़ा, मतलब चित्तौड़ को छोड़कर उदयपुर, गोगुंदा, कुंभलगढ़। तो ये भी आप कह सकते हो कि सारे रिकॉर्ड नहीं होंगे या इतने हजारों साल बीत गए। तो जिस तरह बाबरनामा की कुछ प्रतियां मिल गई हैं, ऐसा कहीं ना कहीं तो उस समय मिलना चाहिए था। नाम भी आता है कि उन्होंने, टॉड कहते हैं कि सुनने में आया है, तो सबके सुनने में आया है। यदि राणा सांगा ने उसे बुलाया होता तो उसके पहले के आक्रमण किस उद्देश्य से, और 1505 में भी वो बाबरनामा में ये बातें क्यों लिख रहे हैं 1505 के उल्लेख करते हुए कि वो तैमूर का इलाका इसलिए इसको प्राप्त करना चाहता है। तीसरी बात
इब्राहिम लोदी के जो दो रिश्तेदार थे, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी, जो एक उनका चाचा था और एक जो पंजाब का गवर्नर था, वो दोनों इब्राहिम लोदी से परेशान थे। वो बाबर को बुलाने के लिए जाते हैं। ये जो कहानी है बाबर भी बताता है, ये जो कहानी है ये पूरी की पूरी तारीख शाही के अंदर अहमद यादगार ढंग से लिखता है, जो बाबर के ठीक बाद का एक इतिहासकार है। तीसरा ये कि सांगा ने उसको बुलाया था, इसका उल्लेख केवल बाबर करता है और बाबर भी केवल ये कहता है कि इन्होंने मुझे बुलाया था, लेकिन इन्होंने जब मैं पानीपत के युद्ध में लड़ने के लिए आया तो इन लोगों ने मेरी सहायता नहीं की। इसके अलावा और किसी इतिहासकार ने उल्लेख नहीं किया है। बाबर भी ऐसी किसी चिट्ठी का कोई उल्लेख नहीं करता है कि ऐसी कोई चिट्ठी सांगा के द्वारा भेजी गई थी। चौथा ये कि सांगा द्वारा यदि बाबर को बुलाया जाता है, वो भी इब्राहिम लोदी के खिलाफ बुलाया जाता है, तो इब्राहिम लोदी उस समय इतना बड़ा कोई शक्तिशाली शासक नहीं था जिसके लिए बाबर को बुलाना पड़ता, क्योंकि इब्राहिम लोदी को सांगा खुद इससे पहले 1517 और 1518 में खातुली और बाड़ी के युद्धों में हरा चुका था। आगरा इब्राहिम लोदी की राजधानी है, उसके ठीक पास एक नदी निकलती है पीलिया खाड़। उस नदी तक तो सांगा की बाउंड्री हुआ करती थी, वहां तक सांगा की सीमा पहुंची हुई थी, इसलिए इब्राहिम लोदी के खिलाफ सांगा को कुछ भी बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। इवन खातुली और बाड़ी के युद्धों में हराने के बाद उसने इब्राहिम लोदी के बेटे को अपने पास रख लिया था कि जब तक आप रुपए नहीं भेजोगे तब तक मैं बेटे को नहीं सौंपूंगा। उस इब्राहिम लोदी की हालत उस समय यह थी। फिर आया साल 1524। बाबर लाहौर आया। उसने देखा कि इब्राहिम ने अपने चाचा दौलत खान लोधी को पहले ही निकाल दिया है। फिर 1526 में बाबर पानीपत पहुंचा। यहाँ इब्राहिम लोधी और बाबर की सेनाओं का आमना सामना हुआ। इसे ही पानीपत की पहली लड़ाई कहा गया है। इस जंग में बाबर की जीत हुई। तो इस जंग में तो बाबर जीतता है, इब्राहिम लोदी को हरा देता है, क्योंकि इब्राहिम लोदी के खुद के जो अफगान सरदार थे वो इब्राहिम लोदी के साथ नहीं थे। ये उन दिनों अफगानों के अंदर आपस में डिस्प्यूट चल रहे थे और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है और बाबर इस युद्ध को जीत जाता है। जीतने के बाद दिल्ली और आगरा पर उसका कब्जा हुआ। दिल्ली आगरा पर कब्जा करने के बाद उसको इतना धन मिला कि उसने वापस काबुल जाने के बारे में सोच दिया, वरना पहले उसके दिमाग में रहा होगा कि हम दिल्ली आगरा पे कब्जा करेंगे और वहां पे लूटमार करेंगे, पर उसको खूब रुपए मिलते हैं। उसका एक सेनापति जो था ख्वाजा कला जो था वो वापस जाने की बात करता है, तो बाबर उसको फटकारता है कि तुझे वापस नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो एक जरूर वापस चला जाता है, बाकी को बाबर यहीं रखता है। बाबर को इतने रुपए मिलते हैं कि बाबर काबुल में प्रत्येक व्यक्ति को एक एक चांदी का सिक्का देता है। पहली मर्तबा हिंदुस्तान की सरजमी पर बारूदी पाउडर, बारूद का इस्तेमाल, गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया और सीमित तौर पर तोपखाने का, आर्टिलरी का भी इस्तेमाल किया गया और इसी की वजह से संख्या में कम होने के बावजूद बाबर की सेना को इब्राहिम लोदी के मुकाबले जीत हासिल हुई। विदेश यात्रा का आनंद अब परेशानी मुक्त। अपनाइए न्यू इंडिया की ओवरसीज ट्रैवल ईज पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। इसके बाद बारी थी बाबर और राणा सांगा में लड़ाई की। दरअसल पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने ऐलान कर दिया कि वो हिंदुस्तान में ही रहेगा और साम्राज्य स्थापित करेगा। बाबर ने हिसाब किताब जमाया तो उसे समझ आया कि चित्तौड़ में मौजूद राणा सांगा से उसे खतरा है। पूर्व की दिशा में मौजूद अफगानों को तो उसने पहले ही हरा दिया था। राणा सांगा बाबर का आधिपत्य स्वीकारने को तैयार नहीं थे। जिस समय बाबर और लोदी की भी लड़ाई हो रही थी, उस समय राणा सांगा अपनी फौज को मजबूत करने में व्यस्त थे। राजपूतों को इकट्ठा कर चुके थे और आगरे पर चढ़ाई की पूरी तैयारी कर ली थी। बाबर को इसकी खबर लगी। उसने अपने शहजादे हुमायूं को बुलावा भेजा और कहा, आगरा के पास ही मेवाड़ रियासत के दोस्तों के इलाके लगते हैं, धौलपुर, ग्वालियर और बयाना के किले चढ़ाई करके कब्जा करो। 21 फरवरी 1527 को बयाना में बाबर और राणा सांगा की सेनाएं आपस में टकराई। इस जंग में बाबर की सेना हारी और उसे वापस आगरा लौटना पड़ा। स्कॉटिश इतिहासकार विलियम एस्कर्शन के मुताबिक बयाना में मुगलों को एहसास हुआ कि उनका सामना अफगानों से कहीं भयंकर सेना के साथ हुआ है। राजपूत किसी भी वक्त जंग के मैदान में दो दो हाथ करने के लिए तैयार रहते थे और अपने सम्मान के लिए जान देने से भी उन्हें रत्ती भर गुरेज नहीं था। बाबरनामा में बाबर ने खुद लिखा, काफिरों ने वो भयंकर युद्ध किया कि मुगल सेना का मनोबल टूट गया, वो घबरा गए। इसके बाद 16 मार्च 1527 के रोज दोनों सेनाओं का फिर से आमना सामना हुआ, आगरा से 60 किलोमीटर पश्चिम में स्थित खानुआ में, और इसी युद्ध में राणा सांगा की हार हुई। वो जख्मी हुए और जंगलों में पनाह ली। वो एक बार और जंग के मैदान पर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके बाकी सरदार इसके खिलाफ थे। बाबर के खिलाफ दोबारा लड़ना उन्हें खुदकुशी लग रहा था, इसलिए उनमें से किसी एक ने राणा सांगा को जहर दे दिया और 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे में सवाल बस एक, अगर तब की परिस्थितियों के हिसाब से दिल्ली की सल्तनत को कमज़ोर करने के लिए राणा सांगा ने बाबर को इस तरह की रणनीति के तहत आने को कहा ताकि वो खुद आगरा तक पहुंचकर अपनी सियासत को मजबूत कर सके, तो इसे कैसे देखना चाहिए? कूटनीति के लेंस से या फिर जैसा सपा सांसद ने कहा, गद्दारी के लेंस से? एक्सपर्ट से सुनते हैं। इस सारे परिप्रेक्ष्य को अगर हम देखते हैं तो अगर इनको किसी भी
मित्र की सहायता चाहिए, तो यही बहुत सारे मित्र थे। राणा सांगा के मृत्यु के बाद जब अपने मालवा के सुल्तान को शरण लेनी थी, तो वो शरण के लिए उन्होंने अटैक भी किया। गुजरात के सुल्तान ने चित्तौड़ पर आक्रमण भी किया, लेकिन जब उनको शरण लेनी होती थी तो वो मेवाड़ के पास भी आते थे। ये एक सियासत के हिसाब से बात अलग है, धर्म की बात अलग होती थी, और ये सभी जानते थे कि केवल धर्म से राज्य नहीं चलता है, क्योंकि राज्य में बहुत सारे लोग थे। जैन मुनि भी थे, अन्य जैसे शैव भक्त हैं तो उनमें लकुलीश के भी हैं, कृष्ण भक्त भी हैं, संप्रदाय भी हैं। तो जैसे अलग अलग लोग हैं, उन सबका भरण पालन पोषण एक राजा का कर्तव्य था, रक्षा राजा का कर्तव्य था। राजा अपने क्षेत्र में किसी और को बुलाकर अपने प्रजा के जीवन पर संकट क्यों बुलाएगा? ये तो हुई इतिहास की बातें। वर्तमान क्या कहता है? अगर हम आपस में इसी तरह इतिहास के झगड़ों को सुलझाते रहेंगे तो हम खुद भी इतिहास में इसी तरह से दर्ज हो जाएंगे। और जो वर्तमान में अपने देश को संवारने में लगे हैं विज्ञान के जरिए, जिसका शुरुआत में जिक्र किया, वो नए सिरे से दुनिया पर अपना आधिपत्य जमाएंगे। बड़ी खबर यहीं पर, अब सुर्खियों की बारी है। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। पहली सुर्खी में बात संसद की। लोकसभा में सुर्खी बनाई जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद ने। वो टेरर फंडिंग के केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं। कल ही उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से संसद की कार्रवाई में शामिल होने की अनुमति मिली थी। आज संसद आए और मिलिटेंसी का हवाला देते हुए सरकार पर यह आरोप लगाया। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। सर, मेरी एक गुजारिश है सरकार से। हमारी सरकार दावा करती है कि जम्मू कश्मीर के लिए हमने काफ़ी डेवलपमेंट पिछले 5 साल में की। आपने पैकेज दिया आंध्र प्रदेश और बिहार में, लेकिन अगर पैकेज की ज़रूरत है वो जम्मू कश्मीर को है, जो 30 साल से मिलिटेंसी की वजह से जहां तबाही है, जहां सब कुछ लुट चुका है। उसके बदले में जब आप इस साल के एलोकेशन देखेंगे, आपने सर 1000 करोड़ हमें पिछले साल के एलोकेशन से कम किया है, ज़्यादा नहीं दिया है। हमारे सीएम साहब शायद थोड़ा शर्माते हैं कहने से, उन्हें क्या इश्यूज हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन हमारी गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर को अपना पूरा शेयर दिया जाए। और अक्सर औकात इस हाउस में कहा जाता है, बाहर भी कहा जाता है, डबल इंजन सरकार। ये डबल इंजन क्या होता है? जब हम इफ वी आर ऑल अंडर ओथ, फिर सारे लोग बराबर हैं, सारी स्टेट बराबर है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से मिले कैश का मुद्दा भी लोकसभा में उठा। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने इस पर कानून मंत्री के बयान की मांग की। The Chief Justice of India has appointed an in-house inquiry. I think we should respect the process. We should wait for that report. But in the meanwhile, the law minister should come to this house, and the law minister must relate the chronology of events as they have transpired. इस दौरान आपदा प्रबंधन विधेयक पर भी बहस हुई। इसे कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में रखा था। आज लोकसभा की बारी थी। इसका विस्तार जानना हो तो आप हमारा पार्लियामेंट्री अफेयर्स का बुलेटिन संसद में आज जरूर देखिए। हम आपको सुनाते तृणमूल सांसद सौगत राय का बयान, जिसे सुनकर गृह मंत्री भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और फिर जवाब भी दिया। अपने वक्तव्य में उन्होंने पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार पर भी निशाना साधा। मेरे ख्याल में अमित शाह जी का पर्सनालिटी भी ऐसा है, थोड़ा कड़ा है, किसी को जरूरत पड़ेगा तो ठोक देंगे, तो वो बड़ा स्टीफ कानून बनाए। जो लोग कहते हैं कि रोकना चाहते हैं, हम रोकना इसी को चाहते हैं जिनके उद्देश्य ठीक नहीं है। ये कहते हैं कौन तय करेगा? तो जो सरकार होगी ये तय करेगा। हमारी सरकार है तो हम तय करेंगे। कौन तय करेगा का क्या मतलब? भारत सरकार तय करेगी। कौन कर सकता है? कोई विदेश की सरकार करेगी? क्या विचार है? कौन तय करेगा? भारत सरकार तय करेगी, क्योंकि हम भारत सरकार में है तो हम तय करेंगे। ये सवाल हमें करते हैं, अभी भी किया कि रोहिंग्या दिल्ली तक आ गए, आपके नाक के नीचे आया। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो,
जो घूस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घूस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेश से पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। मान्यवर, लोकसभा के बाद अब बात राज्यसभा की। रोज की तरह आज भी कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। सभापति जगदीप धनखड़ की ओर से गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आए विशेषाधिकार हनन नोटिस के बारे में सदन को बताया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि वो इसे खारिज करते हैं। इसके पीछे सभापति ने ये वजहें गिनाई। I have carefully gone through it. I find there has been no transgression. There has been absolute adherence to truth, which is vindicated by a document that is available to the honorable members. And that being the situation, I cannot persuade myself to accord any acceptance to this notice. दरअसल गृह मंत्री के खिलाफ आया विशेषाधिकार हनन नोटिस कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने दिया था। वजह 26 मार्च को राज्यसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी पर टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री राहत, राष्ट्रीय राहत कोष कांग्रेस के शासन में बना और पीएम केयर्स नरेंद्र मोदी जी के शासन में बना, एनडीए के शासन में बना। कांग्रेस के शासन में एक परिवार का ही नियंत्रण होता था। इसके अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष सदस्य होते थे। मान्यवर, कांग्रेस के अध्यक्ष सरकारी फंड में कांग्रेस के अध्यक्ष रहते। क्या जवाब दोगे देश की जनता को? ऐसा मानते कोई पढ़ता नहीं है, देखता नहीं है? हमारे यहां प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री है, पदेन है। कल अगर हम नहीं रहेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है, मगर नहीं रहेंगे तो आप अगर बैठो। विशेषाधिकार नोटिस आए तो क्या होता है? संसद का कोई भी सदस्य इस नोटिस को ला सकता है। एक तरह की फॉर्मल रिक्वेस्ट लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के सामने प्रस्तुत किया जाता है। आरोप लगाए जाते हैं कि संसद के किसी सदस्य ने किसी दूसरे सदस्य को मिले संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है। दरअसल संसद के सभी सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार मिले होते हैं। वो कई बातें संसद के भीतर कह सकते हैं और इसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये नोटिस इन्हीं अधिकारों को चैलेंज करता है। नोटिस देने वाला सदस्य अपनी शिकायत में कहता है कि फलाने सांसद ने सीमाएं पार की। नोटिस मिलने के बाद लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति इस प्रिविलेज कमेटी के पास भेज सकते हैं। कमेटी पाती है कि सांसद ने विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया तो कार्रवाई की जा सकती है, वार्निंग भी दी जा सकती है, यहाँ तक सदस्यता भी निरस्त की जा सकती है। निर्भर करता है उल्लंघन कितना गंभीर है। अगली सुर्खी, बात जस्टिस यशवंत वर्मा के केस से जुड़ी है। 26 मार्च के दिन दिल्ली पुलिस की एक टीम जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले पहुंची। उस दिन की सीसीटीवी फुटेज जांची। टीम का नेतृत्व नई दिल्ली जिले के डीसीपी देवेश महला ने किया। जानकारी आई कि जहां से कैश मिला था उस जगह को पूरी तरह सील किया गया। टीम और सबूत जुटा रही है। एक और बड़ा अपडेट आया। सीजेआई संजीव खन्ना के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा कि उसने एक याचिका को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है जिसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। ये याचिका एडवोकेट मैथ्यूज नेंदुपारा ने डाली है। सीजेआई ने कहा वो इस बारे में कोई पब्लिक स्टेटमेंट ना दें। सुनवाई की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। इस बीच जानकारी आई कि जस्टिस वर्मा भी वकीलों की एक हाई प्रोफाइल टीम के साथ काम कर रहे हैं। दरअसल जस्टिस वर्मा को इन हाउस इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होना है। वकीलों से मुलाकात उसी संबंध में की गई। इस टीम में सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल और अरुंधति काटजू शामिल हैं। साथ ही साथ तारा नरूला और स्तुति गुजराल का नाम भी सामने आया। ये टीम इस हफ्ते 2 बार जस्टिस वर्मा के घर जा चुकी है स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए। बार एंड बेंच ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया कि जस्टिस वर्मा अपने रिस्पॉन्स को फाइन ट्यून करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वो अपने जवाब में किसी भी तरह का हल्कापन नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि उनके इसी जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। ये भी बताया गया कि इंक्वायरी कमेटी की कार्रवाई जस्टिस वर्मा के लिए काफ़ी मुश्किल खड़ी करने वाली है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर न सिर्फ जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है बल्कि उनके खिलाफ आपराधिक केस भी चल सकता है।
एक अपडेट और, सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने 27 मार्च को 6 बार संघों के अध्यक्षों से मुलाकात के बाद आश्वासन दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर को वापस लेने की मांग पर विचार किया जाएगा। इलाहाबाद बार संघ के प्रमुख अनिल तिवारी ने कहा कि सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर पर हमारी मांग पर विचार का आश्वासन दिया। बार निकायों के प्रमुखों ने कहा कि सीजेआई ने उन्हें बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर के बाद भी जस्टिस वर्मा से न्यायिक कार्य वापस ले लिया जाएगा। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। बिक्की जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नाव। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आप मेरा फेवरेट गाना है बस। आजा गुफाओं में अभी ना एक एआई से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।